नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में हमारे साथ हैं पूर्व सांसद प्रकाश अंबेडकर जी। प्रकाश जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब के पौत्र हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये एक खास एपिसोड है। प्रकाश जी आपका जंटी में बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत आपका भी। अंबेडकर साहब का अपना एक नाम है, उनका एक वजूद है, उनकी एक सोच और वो उनकी एक अस्तित्व है इस देश में जी। तो उनका जो मिशन है उसको लेकर के आप क्या किस दिशा में काम कर रहे हैं? देखिए, उनके मिशन का एक जो मकसद था कि इस देश को उभारना था, और जहां तक मैं समझता हूं कि उस दिशा में कोई कदम भी नहीं डाल रहा है और उस कदम की ओर भी नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि उन्होंने जो कहा था कि हम बिखरे हुए थे, बटे हुए थे जात की राजनीति में, धर्म की राजनीति में, साधुओं की राजनीति में, उससे मेरे ख्याल से हम लोग बाहर नहीं निकले। उन्होंने ये कहा था कि भैया अलगपन अपना है, ये बात सही है, लेकिन उस अलगपन में भी कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि जिसको हमको इकट्ठा ला सकते हैं और इकट्ठा रख सकते हैं। तो उनकी ये उम्मीद थी और उनकी ये चाहत थी कि सरकार जो है, जो हमको इकट्ठा रख सकती है, ऐसे जो मुद्दे हैं उसको सामने ले आए और उसी को ही उजागर करते रहे, ताकि वो लोगों का इकट्ठा बनने का एक रास्ता बने। लेकिन ऐसे कोई मुद्दे जो है जो सरकार ने उठाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने उठाया नहीं, और लोगों में दोबारा बिखरावपन आना शुरुआत हो चुका है, और वही पुरानी व्यवस्था आज मुझे उजागर होती हुई दिखाई देती है। किस तरह की व्यवस्था? देखिए, जात की व्यवस्था दिखाई देती है, धर्म की व्यवस्था दिखाई देती है। बीच में जो साधु संतों का जो विचारधारा थी वो कहीं से बगल हो गई थी। अब दोबारा उस साधु संतों की विचारधारा जो आगे आने लगी है, और ये विचारधारा जो है वो कहीं ना कहीं तो भी अपने में टकराती है, कहीं ना कहीं तो भी अपने में समावेश भी हो जाती है। तो बातें बाबा साहब ने कहा था कि जो समावेश होती है उसको आपने उजागर करना चाहिए, जो टकराव की बात है उसको आपने नजरअंदाज करना चाहिए, और लोगों को भी नजरअंदाज करने का एक रास्ता दरिया बनाना चाहिए था। वो दिखाई नहीं दे रहा अभी जी। तो और उसका वजह क्या है कि क्या वोट की खातिर साधा जा रहा है सारी चीजों? ये वोट के खातिर तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैंने जैसे कहा कि हमारी जो एक बुनियाद होनी चाहिए नई डेवलपमेंट की, वो डेवलपमेंट की नहीं हुई। मतलब शिक्षा हो, शारीरिक स्वास्थ्य हो, या और ऐसे कई चीजें जो है जिसकी एक सरकार की एक जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि जो आज के फिलहाल के इंसान को काफी तकलीफ मिलती है उससे, वो उसमें अगर सरकार अपने आप में रखती और उसमें किसी प्रकार की कंपटीशन नहीं ले आती, तो मैं मानता कि एक व्यवस्था बन नहीं रहती। लेकिन एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा आपसे कि अवसर कम है, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो ऐसे में तो स्थिति तो यही बननी है कि देखिए, ऐसा है कि आपने जब पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं किया है तो आपको अवसर बढ़ाना होगा। हाँ। ये सरकार की जिम्मेदारी है। कोई भी आज सरकार जो है शिक्षा पर 3% से ऊपर एक्सपेंडिचर नहीं कर रहा है, जहां बजट का एक्सपेंडिचर आपका मिनिमम 8% होना चाहिए, और 8% मिनिमम अगर होता है तो मैं समझता हूं इसमें आधे से ज्यादा कंपटीशन हम लोग रुका सकते हैं। 10 या 11% की अगर हम लोग शिक्षा पर अगर व्यवस्था पर खर्च करें तो मैं ये समझता हूं कि विद्यार्थियों की आयु में कंपटीशन अपनी ले आएंगे। आप विद्यार्थियों को ही विद्यार्थी दशा में और उसी व्यवस्था में कंपटीशन में उतार रहे हो, तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है, सामाजिक स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, उसमें स्वार्थ की भावना आ रही है, और वो फिर अपने तरफ ही देख रहा है, वो दूसरों की तरफ देखने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो पीढ़ी जनरेशन है, पीढ़ी जो है, इसकी जो मानसिकता हम लोग नहीं बनाई है, सरकार ने बनाई है। लेकिन एक चीज मैं जानना चाहूंगा साहब कि आजादी के 70 साल बाद जिस बिंदु को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं वो आजादी से पहले भी बरकरार था और आज भी बरकरार है। तो ऐसा क्या हुआ कि हम स्थितियों को नहीं सुधार सके? देश में विकास तो बहुत कुछ किया है,
देखिए, विकास मैं ये कहूंगा फैक्ट्री आने से विकास नहीं होता है जी। ये तो जरूरत थी लोगों की, इसके लिए फैक्ट्रियां बन गई। जो मालदार थे वो आज कैपिटलिस्ट बन गए। वो पूरी तरह से कैपिटलिस्ट नहीं हुए, वो क्रॉनी कैपिटलिज्म हो गया। अमीर अमीर बनता गया, गरीब गरीब बनता गया। यहां जो कारागिर वर्ग है, इस कारागिर वर्ग की तरफ किसी ने देखा ही नहीं, तवज्जो ही नहीं दिया। पॉलिसीज तो बहुत बनाई गई हैं। पॉलिसीज, देखिए पॉलिसीज उसके लिए है नहीं। हाँ। ये जो ओबीसी की जो मांग है, हाँ। कि भाई हमारी सेंसस रिपोर्ट जो है उसको पब्लिश करवा दीजिए, सरकार क्यों नहीं कर रही है? दुनिया भर में हम लोग जेनोसाइड जो है, एक समाज जो है उसका मास मर्डर हो चुका है, ये हम लोग पढ़ते हैं। भारतीय इतिहास में भी स्वतंत्रता के बाद भारतीय इतिहास में ये आपको पाया जाएगा। अगर ओबीसी का सेंसस अगर बाहर निकलता है तो आपको कई समाज जो है वो दिखाई भी नहीं देंगे। अच्छा, पुरानी व्यवस्था में उनकी खाने पीने की व्यवस्था थी, चाहे वो भीख मांग के हो, चाहे कुछ जरूरतें काम में गांव के लिए करवा दे तो उसके लिए खाने की उसकी जो कुछ थोड़ा सी व्यवस्था थी। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी जो आई 1950 के बाद में, उस 1950 की पॉलिसी में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, उस इंडस्ट्रियलाइजेशन में ये जो कारागिर वर्ग है उसको कहीं जगह नहीं है। इस बात को लेकर के ये बात कही जाती कई बार कि एक सोच जो है वो डेवलप हो रही है और केवल बस ये महज एक भड़काने का काम करती है। इस तरह की चर्चाएं आई भी दिन आती हैं, आप भी सुनते होंगे, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट उनका ये कहना होता है कि अगर इंडस्ट्री नहीं आएंगी तो रोजगार के अवसर कैसे? सवाल ऐसा है कि यहाँ पर इंडस्ट्री आई नहीं, ये तो पब्लिक सेक्टर है कि आ गई। ये तो मेरे ख्याल से बाबा को मानना चाहिए, होमी बाबा जो है उसको मानना चाहिए कि हम लोग ने जो है वो एटम क्रैक किया। इस बात की तो मेरे ख्याल से कोई जानकारी भी नहीं दे रहा है, ना कि किताबें में लिखी गई है कि बाबा अगर एटम नहीं क्रैक करते तो आपके यहाँ तेल की कंपनियां लाइन नहीं लगाती। ये किताबों में ये नहीं पढ़ाया जा रहा है कि 1950 के बाद प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू कितनी विदेशों में गए यही कहने के लिए कि भैया आप अपनी फैक्ट्री यहां पर लगाइए, लेकिन किसी ने लगाने की कोशिश नहीं की। बाबा ने जब 1954 में एटम क्रैक किया, मतलब मॉलिक्यूल जो होता है वो मॉलिक्यूल क्रैक किया, और उसकी टेक्नोलॉजी जब बीआरसी में विकसित हो गई तो सभी कंपनियां आ गई। एक छोटा सा सवाल जानना चाहूंगा साहब आपसे, आजादी के इतने साल बाद संविधान भी बना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दलितों के उत्थान के लिए उसमें क्लोज भी बनाए, नियम भी बने, कायदे भी बने, कानून भी बना, उसके बावजूद भी आज दलित दलित ही नहीं रहा, महादलित हो गया। सवाल यह है उसमें से कि आपकी इच्छा थी उसको आगे ले आने की? तो नहीं लाएगा, बिल्कुल नहीं जी। आज की व्यवस्था में भी उसको नहीं ले आया जाएगा। जो ये जो आरएसएस की बात हो रही है कि दोबारा मनुवाद के आधार पर संविधान आना चाहिए, ये मानसिकता बात करती है। देखिए सवाल ऐसा है, आप बात कर रहे हैं शायद आरक्षण खत्म करने की। मैं आरक्षण खत्म करने की बात नहीं कर रहा हूं, ये संविधान खत्म करने की बात कर रहे हैं। और इनके जो गुरु है गोलवलकर जी, वी दी नेशन एंड दी नेशनहुड की जो किताब है उसमें सीधा कहा गया है कि जिस दिन हम लोग का राज आएगा वहां हम लोग जो है मनुवादी संविधान ले आएंगे। 1950 में जब संविधान स्वीकारा गया तब आरएसएस के बयान निकाल लीजिए, उनका इसमें किसी भी प्रकार का मनुवाद नहीं है, हिंदू संस्कृति नहीं है, और इसलिए हम लोग मानते नहीं है। इन स्टेटमेंट्स इनके जो बयान थे उस बयान का आज तक किसी ने खंडन नहीं किया है, और यही उनके मंत्री जो है, कार्यकर्ता जो है, वो इसी बात को उजागर करते रहते हैं कि हमारा मकसद जो है सत्ता में आने का, वो संविधान बदलने का है। नहीं, ये किसने कहा? ये तुम्हारे कर्नाटक के मंत्री आनंद है, उन्होंने कहा
लेकिन संविधान कैसे बदला जा सकता है? संविधान बदलने की एक प्रक्रिया है कि नहीं, संविधान संशोधन सरकार नहीं बदल सकती। संविधान संशोधन करने की एक प्रक्रिया है। हाँ। लेकिन जिस तरह से अब बातें हो रही है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण आना चाहिए जी, ये संकेत देता है कि वर्तमान परिस्थिति जो संवैधानिक है उसमें सिर्फ सोशल बैकवर्डनेस जो है, मतलब सामाजिक पिछड़ापन जो है, उसी के आधार पर आपको आरक्षण मिल सकता है। हाँ। आप अछूत हो तो आपको आरक्षण मिल सकता है। आप एक्सक्लूडेड, मतलब जिस तरह से आदिवासियों का रहना है, बगल में रहना है और अकेलेपन से रहना है, उन्हीं तीनों परिस्थितियों में आरक्षण दिया जाता है। जब सरकार की ओर से हम इसकी चर्चा करते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देना चाहिए, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि संविधान बदलना है। और क्योंकि आज की संविधान की व्यवस्था में आर्थिक आधार पर आप आरक्षण दे ही नहीं सकते हो। प्रकाश जी, आर्थिक आधार पर आरक्षण क्यों नहीं होना चाहिए? कोई दलित भी हो सकता है पिछड़ा, सवाल ऐसा है कि आप या अल्पसंख्यक भी पिछड़ा हो सकता है। ये पागलपन की चर्चा है, ऐसा मैं मानता हूं जी। इसमें कोई तथ्य नहीं है, ना इसमें कोई विकल्प है। एक साल में अगर मेरी परिस्थिति अच्छी रही तो मैं आरक्षण के बाहर हूं, जिस दिन मेरी परिस्थिति खराब हुई उस दिन मैं आरक्षण में आ गया। तो मतलब एक साल मुझे आरक्षण मिला, दूसरे साल में निकल गया तो मैं उसको सीट छोड़ना दूंगा, ये तो कियोस करने की बात है। जी प्रकाश जी, आपके साथ मैं चर्चा जारी रखूंगा, लेकिन एक मुलाकात में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्दी लौटते। प्रकाश अंबेडकर जी संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पौत्र हैं। अंबेडकर साहब, मैं यहां एक मेरा सवाल है, अवसर मायावती को उत्तर प्रदेश में सरकार चलाने का अवसर मिला, रामविलास पासवान बहुत महत्वपूर्ण विभागों पर काबिज रहे केंद्र में, इन सब चीजों से कुछ बदलाव दिखा उस दिशा में जो उनको जिम्मेदारियां दी गई? देखिए, सवाल ऐसा है कि मैं जो बदलाव उसके पहले ले जाऊं जी। आरपीआई की नेता जो थे संगप्रिया गौतम, हाँ, और आरपी गौतम करके उत्तर प्रदेश में, उन्होंने चरण सिंह के साथ में बैठ के सरकारें बनाई। ये 65-66 एसवीडी की उस की सरकारें जो आई वो आई, उनकी एक सोशल अंडरस्टैंडिंग होने की वजह से बहुत बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में बदलाव आया। लेकिन बीएसपी की जो सत्ता आई वो मेरे ख्याल से कोई बदलाव नहीं ले आई और नहीं ले आ पाई, क्योंकि उनका कॉम्बिनेशन ही वैसा था। सत्ता का कॉम्बिनेशन था, सोशल चेंज का कॉम्बिनेशन नहीं था। सत्ता में जब तक हम लोग बरकरार रहेंगे तब तक सोशल चेंजेस नहीं आएगी, और इसलिए 3 बार बीएसपी उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने के बाद भी कोई बदलाव नहीं लिया है। चाहे मायावती हो, चाहे रामविलास पासवान, कोई भी हो, ये लोग जो मुकाम इनको मिला वो एक दलित पॉलिटिक्स के कारण मिला, दलित वोट के कारण मिला, एक दलित नेता की पहचान के कारण मिला। वो बेशक चाहे कहें ये कि हम तो सर्वदलीय सब जात के नेता हैं, सर्वदलीय नेता, लेकिन मायावती पहली बार दलितों के नाम पर दलितों की राजनीति करके वहां तक पहुंची, या रामविलास पासवान। सही है। देखिए, ऐसा है कि रिजर्व सीट थी, किसी न किसी को तो चुनना था, तो चुन के आए जी। इनको संघर्ष की नौबत नहीं आई, बन बनाया खेल मिला, और बन बनाया खेल मिलने की वजह से ये नेता बन गए। इसलिए जो संघर्ष की राजनीति जो है, ये संघर्ष राजनीति से परे है। और मैं उत्तर प्रदेश की बात कहूं या बिहार की बात कहूं या पंजाब की बात कहूं, सत्ता में आने की जो मानसिकता है वो 1962 से ही बनी, पुराने लोगों ने बनाया था। पंजाब में जो है अकालियों के साथ में आरपीआई सत्ता में थी, चरण सिंह के साथ में मैंने जैसे कहा कि मौर्य ये सभी सत्ता में थे। बिहार में जो है बाबू जगजीवन राम थे कि जिन्होंने अपनी एक इमेज बनाई और वो सत्ता में रहे। तो वहां कोई ना कोई तो भी मतलब एक मानसिकता बनाई थी पहले ही कि भैया
ये एक रास्ता है, ये एक मार्ग है कि जिस पे जाके लोगों को उजागर किया जाता है। आपको क्या लगता है कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए? मैं अभी कहूंगा कि वक्त नहीं आया है जी। कब होनी चाहिए? सवाल ऐसा है कि आरक्षण की समीक्षा जब होगी जब यहाँ की मानसिकता बदल जाएगी जी। लेकिन अम्बेडकर आप ऐसा है 10 साल के लिए व्यवस्था नहीं, की देखिए यही सबसे बड़ी गलतफहमी है कि लोग संविधान ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। जो शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन है और शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन है, उसकी बुनियाद एक अलग है। उसकी बुनियाद यह है कि हजारों साल के राजाओं का जो महाराजा जो व्यवस्था चली, उसमें कोई व्यवस्था उनकी नहीं थी। स्वतंत्रता पहले थी, 1950 में आनी थी, तब जाके इन वर्गों को आश्वासन दिया, क्योंकि ये करीब करीब इस देश के 15% लोग हैं। आदिवासियों को कभी ब्रिटिशों ने कैप्चर नहीं किया, उन पर राज नहीं कर पाए, और ये मेरे ख्याल से बाबा साहब अम्बेडकर अच्छी तरह से जानते थे। कई बातें हैं कि जो आदिवासियों की जो संवैधानिक व्यवस्था बननी चाहिए थी, उस संवैधानिक व्यवस्था न बनने की वजह से आज हम लोग को उग्रवादी जो है वो आदिवासी इलाके में दिखाई देते हैं, क्योंकि उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति अलग अलग है जो हमसे मिलती नहीं है। फिलहाल मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, लेकिन इनका आजाद देश के साथ में एक रिश्ता बनना चाहिए, विश्वास का रिश्ता बनना चाहिए, और इसलिए उनको संवैधानिक माध्यम से आश्वासन दिया गया था कि इस देश की बुनियाद जब तक चलती रहेगी तब तक आपको 15% जो है शिक्षा में और सर्विस में आरक्षण मिलता रहेगा। तो ये ऐसा हिस्सा है संविधान का कि जिसको आप निकाल ही नहीं सकते और ना उसकी परीक्षा कर सकते हो। बाबा साहब 1956 के जाने के पहले उन्होंने कहा कि जिस मकसद से हम लोग ये राजनीतिक संविधान ले आए थे उसका मकसद पूरा हो गया, इसको खारिज करना चाहिए। लेकिन ये जितनी भी सवर्ण पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, किसी के अंदर ये ताकत नहीं है कि उसको रद्द कर दे। जी, ऐसा क्यों? डिसीजन लेना मतलब पढ़ना नहीं है। कहीं वोट का खतरा तो नहीं है इसके पीछे? वो तो वोटर रहेगा ही। सवाल ऐसा है, आप यहां से निकाल दोगे, सीधी बात है मेरी जी। आज आप पर मजबूरी है, देना है जी, बात सही है, ठीक है, ये मजबूरी निकाल दो। पार्टियां तो देना शुरुआत कर देगी, और यहां निर्णय हमेशा बाबा साहब ने लिया है। आप इस बात के पक्षधर हैं कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए। खत्म होना चाहिए। मैं खुद ही मांग कर रहा हूं। पॉलिटिकल रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए, तो मेरी हम ही मांग कर रहे हैं। एक हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश आया था कि काफी मामले एट्रोसिटी के फर्जी पाए गए हैं, तो बिना जांच के किसी को भी सीधे आरोप के साथ गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। उस पर बहुत बवाल हुआ, उसको सरकार ने अपना एक वो। मैं सुप्रीम कोर्ट की इस डिसीजन का विरोधी हूं। एक सिर्फ बयान देने से कि फर्जी मामले है, उस तथ्य क्या है? आपने किस इंस्टीट्यूशन से ये मांगा है? सरकार से मांगा है आपने तो यही देखा कि पुलिस के अंदर जितने भी इस मामले दर्ज हुए उसमें कितना कन्विक्शन हुआ और कितना कन्विक्शन नहीं हुआ उसके बारे में है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं देखा कि कन्विक्शन या नॉन कन्विक्शन कितने सालों बाद वो केस आए। इसलिए ये दोनों जजों का जो है वो डिसीजन गलत है, क्योंकि आपके यहां कानून एक तरीके से लागू होना चाहिए। कई कानून हैं कि जिसके मुताबिक आप एफआईआर दर्ज करते हो, जैसे डाउरी एक्ट है। डाउरी एक्ट के भी कोर्ट के सामने ये जानकारी आई कि इसमें भी फर्जी है, गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन वहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि महिला उत्पीड़ित है, कुछ गलती होती होंगी, फिर भी महिला की सुरक्षा के लिए हम इस पे कोई दखल अंदाज नहीं देंगे। वहां आपने एफआईआर दर्ज होने के लिए वो कहा
शेड्यूल कास्ट पे अत्याचार हो रहा है, सीधी सीधी बात है, लेकिन दिखाई दे रहा है। लेकिन डोरी में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तुरंत गिरफ्तार नहीं करेंगे, जांच करके ही गिरफ्तार ना, उसमें यह कहा एफआईआर दर्ज होगा। यहां सरकार ने यह कहा कि एफआईआर दर्ज नहीं होगा इंक्वायरी के पहले, यह फर्क है। और यह मैं समझता हूं कि मनुवादी कानून जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही ले आए, क्योंकि आर्टिकल 14 ये कहता है कि यू आर इक्वल बिफोर लॉ। दाउरी के अंदर एफआईआर नहीं दर्ज होता और ये दोनों होता तो मैं समझता कि एक नई व्यवस्था सरकार बना रही। लेकिन ये जो पॉलिसी डिसीजन है, ये पॉलिसी डिसीजन करने का भी सुप्रीम कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है। डायरेक्शन अगर देना है तो आप प्रेसिडेंट को कहिए कि ये हमारी नजर में आया, प्रेसिडेंट जो है वो हाउस को रिफर करे और हाउस जो जजमेंट देगा वो उनके लिए है। सोशल मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने दखलंदाज नहीं देनी चाहिए। ये हमारे जहां कानून बना है और कानून की व्यवस्था बनी है, उस कानून की व्यवस्था में सरकार ने दखलंदाज नहीं देना चाहिए। ये अभी जो है डाइल्यूट करने की बात है। जिस क्षेत्र से आते हैं महाराष्ट्र से, वहां एक नया आंदोलन, मराठा आरक्षण की मांग, भीमा कोरेगांव का आंदोलन, जो अभी आंदोलन चला उसमें भी काफी कुछ रहा, तो ये सब क्यों हो रहा है? देखिए, मैंने यही कहा ना कि कंपटीशन आपने इंट्रोड्यूस कर दिया। हर किसी को लगता है कि इस कंपटीशन में पीछे हूं मैं, तो वो आरक्षण की मांग कर रहा है। जैसे यहां गुजर है वो मांग रहा है, जाट है वो मांग रहा है, वैसे मराठा है वो वहां मांग रहे। आपको ऐसी परिस्थिति रही तो 2-3 साल में हर कोई समाज यहां पे आरक्षण मांगना शुरुआत हुआ। जैसे हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में भी और महाराष्ट्र में भी ब्राह्मण सभा ने कहा कि हमको भी आरक्षण देना चाहिए। मेरे छोटे छोटे से सवाल है, समय कम है। आपकी भी अपने एक राजनीतिक पार्टी है, महागठबंधन की बात चल रही है इस वक्त भाजपा को बाहर करने के लिए, नरेंद्र मोदी को हराने के लिए, तो आप भी इस महागठबंधन से हाथ मिला रहे हैं? देखिए, महागठबंधन नेशनल लेवल पे नहीं होगा। कांग्रेस की अपनी एक पैरवी है कि महागठबंधन बने, लेकिन रीजनल पार्टीज जो है वो अपने रीजन्स में काफी स्ट्रांग है। और जहां तक हम लोग को ये लगता है कि ये रीजनल पार्टीज बेटर पोजीशन में है बीजेपी को टेक ओवर करने के लिए। कांग्रेस पार्टी जो है वो मैं मानता हूं कि बीजेपी के साथ लड़ नहीं पाएंगी, क्योंकि एक तो मानसिकता नहीं है लड़ने की, दूसरे जो है ये लड़ने शुरुआत करती है तो कोई कांड ऐसी खड़े कर देती है बीजेपी वाले की जिसे ये वापस दब जाते हैं। तो ये कांग्रेस जो है वो लड़ने की स्थिति में नहीं है। और हमने पहले ही कहा था कि कांग्रेस ने 2019 का इलेक्शन छोड़ देना चाहिए, 2024 का इलेक्शन देखना चाहिए। लेकिन 2019 के इलेक्शन में जितने रीजनल पार्टी है उनको उन्होंने ताकत देना शुरुआत करना चाहिए। तो 19 में क्या लगता है फिर आपको, बीजेपी फिर गेन करेगी? मुझे नहीं लगता बीजेपी गेन करेगी, ना कांग्रेस गेन करेगी। ये रीजनल पार्टीज गेन करेगी। जी, एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे। अभी आपने एक बात कही है कि कहीं नहीं, मैं अक्सर पढ़ता हूं कि देश में संवैधानिक खतरा, उस पर बादल मंडरा रहे हैं खतरे के। ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए, बीजेपी ने कभी भी, आरएसएस ने कभी भी ये संविधान हमारा है या इस संविधान से जुड़े हुए है, ये नहीं है। आपको अगर एक जानकारी दूं, 15 अगस्त काला दिन मनाने का सिलसिला किसने शुरुआत किया? कौन मनाता है 15 अगस्त को काले दिन के रूप में? आरएसएस। आपको मैं एक सरदार पटेल का तथ्य देता हूं। 28 जुलाई 1949 ये जो है, ये सरदार पटेल और आरएसएस के जो प्रमुख है उनका कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला है। मैं कहूंगा कि कॉम्प्रोमाइज नहीं, सरेंडर का फॉर्मूला है, मैं ऐसा कहूंगा। पता नहीं क्या बात थी, लेकिन सरदार पटेल ने उसको गवर्नमेंट ऑर्डर जीओ के माध्यम से उन्होंने निकाला और उन्होंने आरएसएस से ये कमिटमेंट करके लिया कि 15 अगस्त इस देश का जो है स्वतंत्रता दिवस है, आप इसको काले दिन से नहीं मनाएंगे। ये लिखित देने के बाद ही उनकी जेल से रिहाई हुई, नहीं तो उन्होंने कहा मैं आपको स्वतंत्रता देश को मिलेगी लेकिन आपको आजादी नहीं मिलेगी।
जी, लेकिन अभी तो पूरी तरह से अभी कहीं कोई नहीं लगता कि आरएसएस की तरफ से कही जाती हो ये बात, या नरेंद्र मोदी एक प्रचारक के रूप में जिस मुकाम तक पहुंचे हैं। जिस दिन नरेंद्र मोदी ये कहेंगे कि संविधान को मैं बदलने निकला हूं, उस दिन सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ रिट पिटीशन होगी और उनको ऑफिस खारिज करना होगा। तो संविधान के बाहर कौन जा सकता है? देश तो संविधान से ही चल रहा है। तो बाहर जाने की बात, जो इस संविधान के बाहर है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे नहीं है लेकिन बड़ी पदों पर है, बड़ी हैसियत पर है, और जो इस देश को चला रहे वही कह रहे। चलिए, ये मेरे आखिरी सवाल था, पर्सनल आपसे जुड़ा हुआ। अंबेडकर साहब के साथ कभी रहने का सौभाग्य मिला आपको? नहीं, देखिए, मैं तो 1.5-2 साल का था जब बाबा साहब गुजर गए, तो मेरे ख्याल से याददाश्त उस वक्त की नहीं होती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी, आप हमारे साथ में जुड़े, जन टीवी के दर्शकों के साथ आप जुड़े हैं। कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे जिनको हमने छूने की कोशिश की है, चाहे वो आरक्षण से जुड़ा हो, चाहे सामाजिक बदलाव की बात हो, या संवैधानिक अधिकारों की बात हो, तमाम पहलुओं को छूने की हमने कोशिश की है।